एक सवाल है कि अगर हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, कोई हमको आशीर्वाद देता है, तो क्या वो हमको लगता है, या हम जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो क्या सचमुच में उसको उसका असर होता है। वाइस वर्सा एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जब कोई हमको बद्दुआ देता है या हम किसी को बद्दुआ देते हैं तो क्या उसको लगता है। मैं चाहूँगा बार बार जो लोग भी डीप नॉलेज देख रहे हैं वो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले किसी और से पूछने के बजाय ख़ुद से पूछना चाहिए, क्योंकि मैं भी यही करता हूँ। मैं अपने आप से ही ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करता हूँ कि इसके रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, कौन है जिसको मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आप हैं, शिरीष हैं, क्योंकि आप ही लोग तो सबसे नज़दीक हैं मेरे। घर पे गौरी वैभव है, बब्बू है, छोटा भाई है। और कौन है जिसको मैं बद्दुआ देना चाहता हूँ। फ़िलहाल मैं अगर खोजूं तो मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है जिसको मैं बद्दुआ देना चाहता हूँ। अब मैं कौन हूँ जो देना चाहता है, क्योंकि अगर हम आशीर्वाद या बद्दुआ के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको ये पूछना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। जैसे हम अपने ज़िनोका में पढ़ते हैं कि हम सब लोग शरीर हैं, जिसको चलाता कौन है, हमारे थॉट्स चलाते हैं और हमारा इमोशंस चलाता है, और हमारे ब्रेन में से निकलने वाली तरंगें जो कि रिफ्लेक्स के फॉर्म में काम करती हैं, जो शरीर को ऑटोमेटिकली चलाती हैं। ये तीन चीज़ें हैं, थॉट्स हैं, इमोशंस हैं और रिफ्लेक्सेस हैं। तो जब मैं किसी को आशीर्वाद देता हूँ तो मैं उसको क्या दे रहा हूँ, थॉट केवल दे रहा हूँ, या थॉट्स और इमोशन दे रहा हूँ, या थॉट्स, इमोशन और रिफ्लेक्स तीनों दे रहा हूँ। ये तीनों कैसे दिया जाता है। मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ, खुश हो जाओ, खुश रहो, ये तो हो गया थॉट्स। थॉट्स और इमोशन कैसे हो गया, मैंने कहा खुश रहो, एक चॉकलेट भी दे दी या आपकी तारीफ़ कर दी, मैं खुश हुआ, स्माइल किया मैंने, तो थोड़ा बहुत थॉट और थोड़ा बहुत इमोशन भी आ गया। रिफ्लेक्स कैसे आया, जब आपको फिज़िकली मैंने हेल्प किया। आप बीमार हैं तो मैंने डॉक्टर को दिखा दिया, आपको 100, 200, 500 की ज़रूरत है तो मैंने आपको हेल्प कर दी अगर मैं देना चाहता हूँ तो ये जो आशीर्वाद है इसको हम लोग केवल एक मेंटल प्रोसेस अगर मानते हैं तो बड़ा कम मानते हैं, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, ये कोई और देने वाली बात नहीं चल रही है। अभी मैं किसी को देता हूँ तब, बिकॉज हम अगर आशीर्वाद किसी को देते हैं तो वो काम करता है कि नहीं करता है ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अगर मैं श्रीष को कुछ देता हूँ, अपना प्यार मोहब्बत देता हूँ, उसको किस करता हूँ, उसको हक करता हूँ, तो क्या वो आशीर्वाद है या नहीं है। जब मैं उसको बोलता हूँ खुश रहो, या जब मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ तो क्या वो आशीर्वाद है या नहीं है। और जब मैं उसको कुछ गिफ्ट दिलाता हूँ, कपड़े दिलाता हूँ, उसको स्कूल में पढ़ाता हूँ, उसकी फ़ीस देता हूँ, तो क्या वो आशीर्वाद है या नहीं है। तो आशीर्वाद जो चीज़ जिसको हम केवल एक मेंटल प्रोसेस मानते हैं, एक तरह का दिमागी थॉट्स का फेंकना मानते हैं, ये इतना ही नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा है। इसलिए देखिए, भावना आए किसी को आशीर्वाद देने की तो बिल्कुल दीजिए, एक पुराना कल्चर है। बट जब इसके बारे में आप सीरियसली सोचेंगे तब आप हमेशा जो भी आशीर्वाद देंगे, आप जो भी करेंगे, वो हमेशा कम महसूस होता है। इसलिए अक्सर पेरेंट्स जब बच्चों के लिए सोचते हैं तो ज़्यादा करने की सोचते हैं। खैर, जब कोई हमको बद्दुआ देता है तो, क्योंकि मुझे नहीं दिखाई देता कि मैं किसी को बद्दुआ देना चाहता हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। जब फ्यूचर का पता नहीं, कोई मुझे टॉर्चर करके, कोई मुझे परेशान करे तो मेरे दिमाग में से बद्दुआ निकलेगा नहीं निकलेगी, बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल मुझे कोई बद्दुआ ऐसे नहीं दिखाई दे रही कि मैं किसी को देना चाहता हूँ। लेकिन अगर कोई मुझको बद्दुआ देता है तो क्या वो मुझ तक पहुँचता है। यही चीज़ बद्दुआ में भी लागू होती है कि बद्दुआ मतलब थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस। किसी ने आपके बारे में बुरा बुरा सोचा, आपके बारे में बुरा बुरा बोला कि तुम मर जाओ, तुम्हारा ख़राब हो जाए, तुम्हारा बुरा हो जाए, ये केवल थॉट्स है। ये अपने आप में बहुत ही कमज़ोर है। इसके साथ साथ इमोशन भी दे सकता है आदमी। आपको गुस्सा, आपके सामने मुंह पे गाली दे सकता है, आपके ऊपर थूक सकता है, आपका सामान तोड़ सकता है, फाड़ सकता है। तो ये इमोशन प्लस रिफ्लेक्स है। अगर और ज़्यादा सामने वाला आदमी के मन में एनिमिसिटी है, क्रोध है, दुश्मनी है, तो आपके लिए इंतज़ाम करेगा, आपको परेशान करने के लिए बड़े बड़े इंतज़ाम करेगा। लोग किसी को मारने के लिए सुपारी दे देते हैं, लोग गुंडे भेज देते हैं मारने के लिए। तो ये आशीर्वाद और ये जो श्राप है, ये दोनों ही बहुत लंबी चीज़ है, बहुत व्याप्त चीज़ है, बहुत फैली हुई चीज़ है। इसको इतना सुपरफिशियल नहीं मानना चाहिए। और एक चीज़ और है, इन दोनों में ही लॉ ऑफ कर्मा काम करता है
कि कोई भी इंसान हमको तब तक नहीं मार सकता जब तक कि मेरा उस आदमी के साथ कहीं ना कहीं पास्ट में कोई कार्मिक लिंक ना हो। मतलब अगर आप मुझे मारते हैं तो ज़रूर मैंने कभी न कभी आपको वो दिया होगा। सर इसका कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं, खाली यही प्रूफ है, तभी इस तरह की चीज़ों का अपॉर्चुनिटी बनता है। ये ठीक ऐसा ही होता है जैसे लकड़ी और आग के बीच में जो रिश्ता है। लकड़ी बहुत सालों की तैयारी है पेड़ की। पेड़ ज़मीन में से मिट्टी उठाता है, धूप निकालता है, पानी पीता है और फिर उसके बाद वो पेड़ बनता है। पेड़ मतलब एक ऐसी पॉसिबिलिटी जिसमें आग लग सकती है। वहीं पर कुछ मिट्टी होती है जो पहाड़ बनते हैं, उसमें से कुछ लोहा बनता है, मिनरल्स बनते हैं। तो हर चीज़ जिसका भी पास्ट है, जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है उसका पास्ट है और उसका पास्ट की वजह से उसके अंदर में कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर कोई मुझे हार्म कर सकता है तो ज़रूर मेरे पास्ट की पॉसिबिलिटीज़ की वजह से है, तभी वो चीज़ मुझे हार्म कर सकती है। लेकिन जब आपको दिखाई दे कहीं से कोई आपको हार्म करना चाहता है साइकोलॉजिकली, तो अपने आप को बचाने का आपको पूरा पूरा अधिकार है। और जहाँ तक कोई आदमी अपने घर पे बैठ कर के आपको बद्दुआ दे रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें आपको कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत हर्ट हो रहे हैं, सामने वाले को बहुत प्यार करते हैं, आपका बहुत गहरा दोस्त है, तो जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था ना गौतम बुद्धा का 7 स्टेप्स कन्फेशन के, कि जाकर उसके साथ बैठ के बात करिए, उसके साथ अपने इमोशंस को ठीक करिए, जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करिए, अपनी तरफ से कम ये करिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है अनिल, हम लोग ने जो पढ़ा था डेविड गोलियाथ बुक पढ़ी थी। ऐसे बहुत सी कहानियाँ हैं। उसमें एक आदमी था जिसकी बेटी को एक आदमी ने खून कर दिया था। ये रियल स्टोरी थी। और बाद में उस आदमी ने क्या किया पता है आपको ना? उसको जब कोर्ट में केस चला तो ही सेड आई फॉरगिव हिम, उसने माफ़ कर दिया, बिकॉज वो विशियस सर्कल नहीं फैलाना चाहता था। दुख के बदले दुख, खून के बदले खून नहीं फैलाना चाहता था। तो इस तरह की बातें आइडियलिज्म की बातें नहीं है, ये केवल आपके अपने माइंड की स्टेट की बातें हैं। बिकॉज हम सब लोग अपने आप में क्या हैं हम वही दे सकते हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे किसी के प्रति अभी कोई ऐसा फीलिंग नहीं आ रही कि मैं किसी को बद्दुआ देना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि लोग मेरे खिलाफ नहीं सोचते होंगे। बहुत से लोग हैं जो मेरे खिलाफ सोचते होंगे, बहुत से लोग मेरा बुरा सोचते होंगे, बट अगर मैं अपने माइंड को देख सकूँ, हील कर सकूँ, तो मेरी तरफ से दूसरे लोगों को बद्दुआ नहीं जाएगी। बद्दुआ मतलब खाली बद्दुआ नहीं, बद्दुआ मतलब थॉट्स, फिर इमोशंस, उसके बाद फिर एक्शंस। बिकॉज अगर आप केवल थॉट्स को निकलने देंगे अपने दिमाग से, अगर मैं आपके प्रति बद्दुआ दे रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ दिनों बाद वो इमोशन बन जाए और जाने अनजाने वो एक्शन भी बन जाए, क्योंकि हर चीज़ कुछ न कुछ क्रिएट करती है। तो थॉट्स, ये भी मत सोचिएगा कि थॉट्स ऐसे हवा में जा रहे हैं और इकट्ठे होकर के उसका कुछ असर हो रहा है, नहीं। थॉट्स इनवाइट करते हैं इमोशंस को और थॉट्स और इमोशंस इनवाइट करते हैं एक्शंस को। तो अगर मैं आपके बारे में बुरा सोच रहा हूँ तो मुझे देखना होगा कि मेरे माइंड में एक तरह का एंगर है जिसको हील कर लूँ, नहीं तो ये कल को इमोशंस और एक्शंस बन जाते हैं। वाइस वर्सा, अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो ये चीज़ वहाँ पर भी लागू होती है कि थॉट्स हैं, केवल थॉट्स से काम नहीं चलता। हाँ, अगर आए तो दे दीजिए, किसी को आशीर्वाद देने का मन करे दे दीजिए, लेकिन वो उससे इन्वाइट करेगा इमोशंस, उसके बाद एक्शंस। जैसे बहुत से लोग हैं आज की डेट में, लोग आशीर्वाद ही दे रहे हैं। जो लोग भी ज़नोगा के बारे में सोचते हैं कि इस तरह की प्रोग्राम हो, इस तरह का स्कूल बने, इस तरह का कॉलेज बने, तो वो सब आशीर्वाद ही है। बट दीज आर नॉट जस्ट आशीर्वाद, ओरल थॉट्स नहीं है ये। थॉट्स जिसकी वजह से इमोशंस, जिसकी वजह से एक्शंस निकल के आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आशीर्वाद और इसको बद्दुआ दोनों को, थॉट्स, एक्शन और इमोशंस का एक कॉम्बिनेशन समझें बजाय एक सिंगल एंटिटी के। इसी बात मुझे और करनी है। कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसके सेल्फ क्रिटिसिज्म के बारे में हमने बात की थी, कि पिटी के बारे में, अपने बारे में जो ख़राब लगता है। थोड़ी सी मुझे बात आज याद आई तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस थॉट को लेकर के आज भी बैठा हुआ था, सोच रहा था उसके बारे में, प्रोब करने की कोशिश कर रहा था, अपने थॉट्स को और ज़्यादा गहरे जाने के लिए कोशिश कर रहा था। तो अचानक एक बात मेरे दिमाग में आई और वो था मेरे स्कूल के दिनों के बारे में याद आया। जब मैं स्कूल में था तो मैं बहुत अच्छा पढ़ने में नहीं था, बल्कि शुरुआत में जब मैं सेंट्रल स्कूल में पढ़ता था तब तो ठीक ठाक लड़का था, एवरेज था, पास हो जाता था सब में। एकदम जब छोटा था ना, तब मैं अच्छे नंबर आते थे, 90, 100, जब ABCD और पोएम वगैरह लिखने पड़ते थे। लेकिन जब मैं 6th 7th में जब आया तो बॉयज़ हाई स्कूल में आ गया, तो बोर्ड चेंज हुआ और बहुत कुछ वहाँ पर इंग्लिश आ गया। तो और फिर मैंने अचानक से अपने आप को बैकवर्ड, मतलब कोई बदतमीज़ लड़का नहीं, बट पढ़ने में एकदम कमज़ोर महसूस किया। आज मुझे एक बड़ी ख़ास चीज़ आई।
आपके स्कूल के बारे में सोचते हुए, अपने बारे में सोचते हुए, कि जो भी बच्चे क्लास में पढ़ नहीं पाते अच्छे तरीके से, उसको पता है क्लास में किस तरह का लोग ट्रीटमेंट देते हैं। एक स्कूल में जो बच्चे फेल होते हैं, ऑब्वियसली फेल बच्चे होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, उनका स्वभाव भी थोड़ा ख़राब हो जाता है, बदतमीज़ हो जाते हैं, बिकॉज वो लोग अपनी और हरकतों से वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, अटेंशन को, प्यार को, एक्सेप्टेंस को, बच्चों के बीच में हीरो बनने की कोशिश करते हैं। बट बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो ये सब नहीं भी करते। एनीवेज, तो ये जो बच्चे जो एग्ज़ाम में फ़ेल होते रहते हैं, उनको स्कूल्स में पता है किस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है? एक आउटकास्ट की तरह ट्रीटमेंट मिलता है, एक हरिजन की तरह। एक हरिजन वर्ड अपने आप में थोड़ा पॉलिटिकल हो जाता है। एक ऐसा जो कि बात करने लायक नहीं है। लोग, एक डिवीज़न क्रिएट हो जाता है। आज मैं पढ़ रहा था कहीं पर अफ्रीकन अमेरिकन और कैसे ब्लैक एंड वाइट का डिवीज़न है, अभी भी यूएस में है। ऐसे ही ठीक यहाँ पर भी स्कूल्स में एक अलग कास्ट सिस्टम चलता है, जिसमें एक तरफ पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो आपस में ही दोस्ती करते हैं, और पीछे हैं। और ये जब तक स्कूल्स का सिस्टम इस चीज़ पर बेस्ड रहेगा कि कौन सा बच्चा कितना समझदार है, कितने अच्छे नंबर पा रहा है, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। इसमें सेल्फ पिटी कहाँ से आता है? लोगों के जो ओपिनियन होते हैं मेरे बारे में, अगर आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप पढ़ने में अच्छे हैं, मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, मेरे ओपिनियंस आपको पसंद नहीं आते, आप मुझसे बात नहीं करते, तो मेरे बारे में भी अपना ओपिनियन बनाना शुरू हो जाता है कि मैं इस टाइप का आदमी हूँ। तो ये ओपिनियन धीमे धीमे मेरे लिए फैक्ट जैसे लगने लगते हैं। मुझे लगता है कि हाँ, मैं कमज़ोर, फिसड्डी और बदतमीज़ लड़का हूँ। और उसके बाद ये जो थॉट है, ये जो इमोशन है, ये अपने आप में काम करना शुरू कर देता है। जब मैं बदतमीज़ हुई, जब मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, तो करो बदमाशी। तो ये फैक्ट लेकर के हम ज़िंदगी में बाहर निकलते हैं, दुनिया में बाहर निकलते हैं। जब लोगों से मिलते हैं तो हम भरे होते हैं। एक माइंड हमारा ऐसा भरा होता है जैसे कोई एक ऐसा फोड़ा जब भी किसी से मिलता है तो दुख से भरा होता है, वो उसी को सेल्फ पिटी बोलते हैं। ये ब्रेक कैसे होगा? जब हम अपने लिए सोचना शुरू कर दें कि बहुत टाइम लगेगा आशीष भाई, तुम पढ़ने में बहुत कमज़ोर हो, बट मुझे पता नहीं मैंने कहाँ से क्या हुआ, मैंने खोजना शुरू किया, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस किताबों में खोजना शुरू किया, तब मुझे ये समझ में आया कि जो थॉट्स हैं ये बड़ी दीवार बनाते हैं, और इसको तोड़ने के लिए आपको काफ़ी टाइम तक अपनी थॉट्स के ऊपर काम करना होगा। तो ये जो सेल्फ पिटी है, ये एक इल्यूजरी वॉल बना देता है, उसको ब्रेक करना होगा। ये मेरा तो ब्रेकेज हुआ है ज़ेनोवा की वजह से ही। हालांकि बहुत टाइम से मैं काम कर रहा था, बट अब मैं देखता हूँ तो मैं अपने आप को जब शीशे में देखता हूँ ना, तो आई डोंट फील दैट मैं बेचारा फेलियर बच्चा था, ऐसा नहीं महसूस करता हूँ अपने आप को। और फिर मुझे अपने लिए एक रिस्पेक्ट भी आती है, घमंड नहीं, एक रिस्पेक्ट आती है कि देखो, एक ओपन माइंड, एक एक्सेप्टिंग माइंड, एक ऐसा माइंड जो इंटरेस्टेड है लाइफ में गहराई से। मुझे बड़ी अपने लिए अच्छी चीज़ लगती है कि मैं बुद्ध की किताबों को पढ़ना चाहता हूँ, मैं नानक की किताबों को पढ़ना चाहता हूँ, मैं ज़ेन योगा पढ़ना चाहता हूँ। तो व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट समथिंग दैट यू आर डूइंग गुड, वहीं से स्टार्टिंग होती है एंड ऑफ सेल्फ पिटी। कुछ थोड़ा सा करिए और अपने आप को उसके लिए गुड बोलिए, तो सेल्फ पिटी का अंत होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग एक डीप नॉलेज स्टडी सेंटर बना रहे हैं, जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ा सकें, जहाँ पर आप आकर के हमारे साथ मिल सकें, रह सकें, और एक प्रॉपर स्कूल भी हम खोलना चाहते हैं। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन आपके सपोर्ट के साथ ये पॉसिबल हो पाएगा। हम आपको अपील करेंगे कि अगर आप चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल दुनिया में रहे, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे के लिए और उसके बच्चों के लिए, हम सब के बच्चों के लिए, और कोई करेगा नहीं। मेरे हिसाब से हम किसकी मुंह देखें, सब अपने काम में बिजी हैं। तो हम सब, मैं भी अपनी मेडिकल जॉब करता हूँ, शाम को जब घर पे आता हूँ तो अपने टाइम को लगाता हूँ, और मैंने अपने काम में से कुछ न कुछ पैसे निकाल करके मैं बचा के रखता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी इस तरह के सपने में, इस तरह के एम्बिशन में, इस तरह के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो कुछ महीने का केवल 1%, 2%, 7%, 10%, जो भी आपको ठीक लगता है उसको निकाल करके इस काम के लिए बचा कर रखिए। और हम लोग का हो सकता है अगले 10-15 साल में ही, या हो सकता है उससे जल्दी, वो स्कूल खोलना जिसमें कि बच्चों को हम बचपन से ही एक ज़िंदगी बना सकें। ऐसा स्कूल खोलने का हमारा सपना सच हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। 5 कोर्सेज समय हम लोग रन कर रहे हैं, जहां पर आप अपने आप को खुद अपनी पेस से, अपनी स्पीड से, धीमे धीमे, चाहे जल्दी करना चाहते हैं, अपने आप को सिखा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेन योगा बेसिक कोर्स,
बिजनेस के लिए WBX, मास्टरबेशन, ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझने के लिए SPMT, अगर आप डिसीजन मेकिंग समझना चाहते हैं, लाइफ में ढेर सारे अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, उसके लिए BDM, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पावर ऑफ नाउ, अगर आप अवेयरनेस को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं। तो आज ही ज्वाइन करिए डीप नॉलेज कोर्सेस। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो आगे की जनरेशन को हेल्प करे, आगे की आने वाली ढेर सारी जो पीढ़ियां हैं वो स्पिरिचुअलिटी का कोर्स समझ सकें, तो डीप नॉलेज स्टडी सेंटर को बनने में हेल्प करिए, डोनेट करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। उसके ज़रिए हमारे डेली के कभी कभी 1 और कभी 2 वीडियोज़ हम शेयर करते हैं तो आपके पास पहुँचेगा। तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।